गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। मैं हिमांशु बयानी और आप ये देख रहे हैं हिंदी भाषा में बाजारों का हाल मयूर जानी ऑफिशियल पे। तो भारतीय बाजार आज कैसा रहा? 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन। बाजार आज पॉजिटिव नोट पे ग्रीन काउंटर्स में बन रहा है, ये अच्छी खबर है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 24,565.35 अंकों पर बंद रहा। करीबन 131.95 95 पॉइंट्स की मतलब बढ़त देखने को मिली। और वो जो करीबन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 0.54% ये बढ़त आज निफ्टी में देखी गई है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 304.32 अंक की मतलब एक तरीके का बढ़ावा उसमें देखने को मिला और 80,539.91 पॉइंट पर वो बंद रहा। और उसका अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 0.38% वो अप में रहा। मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण की जो बात आ रही है उसमें वैश्विक संकेत जिस तरीके से आ रहे हैं, घरेलू जो संस्थागत जो समर्थन मतलब डीआईएस जिस तरीके से एफआईएस जो माल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं डीआईएस, और उसके अलावा जो आगामी जो आर्थिक डेटा आने वाला है डब्ल्यूपीआई सीपीआई वर्ल्ड में सब जगह पे आर्थिक डेटा आ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और एक तरीके का एक जिसको बोले कि जो ट्रेडिंग सत्र दुनिया में समाप्त हुए कल, जो यूएस वगैरह में जो वहां का डेटा आया, तो उसके बाद जो बाजार का जो प्रदर्शन रहा वहां के बाजारों का, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमको देखने को मिला साउथ पैसिफिक के बाजारों में और एशियाई बाजारों में। तो डो जोन्स वहां का जो इंडाइसिस है वो अप रहा है अमेरिका का, उसका इम्पैक्ट हमको साउथ एशिया के बाजारों में हैंसिंग है या जापान का निकी है वो भी पॉजिटिव नोट पे बन रहा है और इसका इम्पैक्ट हमको भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला। एक तरीके से गोल्ड का एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट हमें आज महसूस हुआ है। वैश्विक बाजार की जो रैली थी वॉल स्ट्रीट पे, जो मैंने बात की, वॉल स्ट्रीट में सकारात्मक एक तरीके से संकेत मिले, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमको एशियाई बाजार और यहाँ पे भी देखा। घरेलू संस्थागत खरीदी उसका डेटा मैं देने वाला हूँ। एफआई ने कितना माल बेचा पर कल, डीआईएस ने कितना खरीदा, अब तक कितना बेचा, अब तक डीआईएस ने कितना खरीदा, तो वो भी डेटा मैं आपको देने वाला हूँ। और उसके अलावा मतलब एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो एफआई जिस तरीके से बाजार में माल डाल के एक तरीके का मंदी का माहौल क्रिएट जब करना चाहते हैं कि सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो, तो वहीं पे डीआईएस ने डिमांड स्पाइक कर दी और बाजार को टूटने नहीं दिया। तो आज ये गतिविधि भी मतलब आप समझ आएगा जिस तरीके से मैं आंकड़े दूंगा। तो क्षेत्रीय रिकवरी खास करके ऑटो, आईटी, फार्मा, तेल व गैस ऐसे क्षेत्र में और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में नुकसान को जो हुआ है उसको संतुलित कहीं कर रहे हैं। तो उसमें तिमाही जो परिणाम है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है क्वार्टर वन के कि पॉजिटिव आए तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता है। थोड़ी सतर्कता की भावना रही, इसकी वजह से जो स्पिल ओवर इफेक्ट आया, वैश्विक रैली का जो इम्पैक्ट आना चाहिए थे, बाजार जो 1 या 1.5% बढ़ना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ और 1% से नीचे, आधे परसेंटेज से नीचे में क्यों निपट गया बाजार बंद होने में पॉजिटिव नोट पे? क्योंकि जो 15 अगस्त को जो बात होने वाली है यूएस और रूस के बीच, 15 अगस्त के दिन हमारा स्वतंत्र दिन होगा, तो उसके उस दिन जो बात होने वाली है उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसके ऊपर बाजार में जो इन्वेस्टर्स है उनका रुख है, वो देख रहे हैं कि क्या बात आएगी। दूसरी तरफ यूएस ने भारत के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ लगा दिया तो उसकी भी चिंता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक सतर्कता है। और इन परिस्थितियों में जो इम्पैक्ट बाजार में फील होना चाहिए था वो इसलिए फील नहीं हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक सतर्कता का फैक्टर भी काम कर चुका है। मतलब मान लीजिए कि वैश्विक बाजार की रैली थी, घरेलू संस्थागत खरीदी थी, क्षेत्रीय रिकवरी थी, अगर वो 75% मिलाते हैं तो 25% कहीं ना कहीं सतर्कता थी और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आना चाहिए बाजार में, जिस तरीके से इंडाइसिस अप होने चाहिए, वो नहीं हुए। टर्नओवर की अगर हम बात करें दोनों एक्सचेंजेस पे, तो बीएसई पे कुल टर्नओवर जो है लगभग 1156 करोड़ का हुआ है, जिसमें ज्यादातर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीद फरोख्त हुई है। एनएससी की अगर हम बात करें तो 3:30 बजे जब हम ये शो करते हैं तो डेटा कुछ सही तरीके से उपलब्ध नहीं था ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह का, तो इसकी वजह से उसके बारे में हम थोड़ा बात नहीं कर पाएंगे। बढ़त और गिरावट की अगर हम बात करें तो बीएसई के 30 सेंसेक्स के जो शेयर्स है उसमें 16 शेयर बढ़े हैं, 13 गिरे और एक जो है वो अपरिवर्तित रहा है। दूसरी तरफ एनएससी की अगर हम बात करें तो लगभग 1600
59 शेयर्स बढ़े हैं, जबकि 1058 शेयर्स गिरे हैं, जो बाजार में एक तरीके की एक सकारात्मक चौड़ाई दर्शाता है कि ज्यादा शेयर्स बढ़े और कम शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी मिड कैप और मिड कैप शेयरों में कुछ दबाव देखने को मिला है, तो ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको इसमें दिख रहा है। लाभकारी मतलब जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो कंपनियां थी एनएससी और बीएससी पे, उसमें एनटीपीसी हालांकि दोनों एक्सचेंजेस पे अप में रही है, एनएससी पे और बीएससी पे। टाइटन कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पे अप रही है, और बजाज फिनसर्व, ये 3 कंपनियां जो है उसके शेयर दोनों कंपनियों पे अप रहे। एनएससी पे मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, एम&एम वो भी शामिल है, ऑटो की जिस तरीके की रैली चल रही है उसपे। और जो शेयर्स में नुकसान हुआ है उसमें भी एक कॉमन फैक्टर अगर देखने जाए तो एनएससी में भारतीय एयरटेल, बीएससी में भी भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स जो कि एनएससी पे भी गिरा है और बीएससी पे भी गिरा है, और बीएससी एनएससी पे एचडीएफसी बैंक और नेस्ले इंडिया, उसमें भी एक तरीके की गिरावट देखने को मिली है, जो कि वित्तीय और एफएमसीजी पे जो दबाव चल रहा है उसकी जो बात कर रहे हैं उसमें है। तो ये बात हमने ऑलरेडी रखी थी। ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स और शॉर्ट सेल की अगर हम डेटा की बात करें तो ब्लॉक डील्स अगर 13 अगस्त 2025 के लिए विशेष ब्लॉक डील्स का डेटा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, लेकिन बाजार ने संस्थागत भागीदारी देखी जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ब्लू चिप शेयरों में बड़े सौदे की संभावना है, क्योंकि ये सौदे जिस तरीके से बीएससी का जो टर्नओवर में ये 3 स्क्रिप्ट आई है, तो उसमें लग रहा है कि ब्लॉक डील्स का डेटा जब स्टडी करेंगे पूरा का पूरा, तो उसमें शायद ये शेयर्स का संभावना है कि इसमें ज्यादा ब्लॉक डील्स हो इस ब्लू चिप शेयर्स में। बल्क डील्स की अगर हम बात करें तो बल्क डील्स में भी विशिष्ट कोई डेटा उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि आमतौर पर जो संस्थागत निवेशक जिस तरीके से खरीद फरोख्त करते हैं वही डेटा है, लेकिन उपलब्ध डेटा में कोई उल्लेखनीय मतलब लेन देन या उसको हाईलाइट कर पाए ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है बल्क डील्स में। शॉर्ट सेल डील की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सेलिंग गतिविधि में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से एफआईआई अमेरिका टेरिफ की चिंताओं को लेके उसमें जो मंदी की भावना के कारण कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटीज देखी गई है। 13 अगस्त के लिए विशिष्ट शॉर्ट सेल डील का डेटा कोई विस्तृत तरीके से उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार के हालिया नीचे का जो दबाव है वो वित्तीय और रियलिटी शेयरों में कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट पोजीशंस को दर्शाता है। इसीलिए बात आ रही है कि वित्तीय और रियलिटी शेयर्स जो है वो प्रेशर में है। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधियां देखिए, जो बात हमको करनी है आज से, मतलब एफआईआई, हमारे बहुत सारे दर्शक भी कहते हैं कि इसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। तो एफआईआई का आज क्या हुआ है, 3,398 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे। अब तक की अब तक की यानी 13 तारीख तक की जो बिकवाली है वो 18,620 करोड़ की है एफआईआई। खास करके जो अमेरिकन टेरिफ और भारत के अमेरिका संबंधों पर जो चिंता है उसको दर्शाता है। 13 अगस्त के लिए कोई स्पष्ट रूप से डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन रुझान बताता है कि एफआई की बिकवाली जारी रही है। हालांकि डीआईआई की खरीदारी द्वारा वो जो एक स्तर है वो मैनेज और बैलेंस कर लिया गया है, तो जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो मैनेज कर लिया है डीआईआई। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआई, उसका अगर हम डेटा स्टडी करते हैं तो 12 अगस्त 2025 को डीआईआई ने 3,508 करोड़ के शेयर खरीदे। एफआईआई ने 3,398 करोड़ के शेयर्स बेचे। उसके सामने डीआईआई ने 3,508 करोड़ के शेयर्स खरीदे, मतलब 107 करोड़ रुपए ज्यादा के शेयर्स खरीदे डीआईआई ने। और डीआईआई की अब तक की जो खरीदारी है अगस्त की, वो अगर हम देखने जाए तो वो करीबन आती है 46,272 करोड़ की, जबकि एफआईआई की जो बिकवाली है वो है 18,620 करोड़। तो ये जो डीआईआई ने खरीदा है मार्केट में, वो एफआईआई की बिकवाली के 1.5 गुना से ज्यादा, 2.5 गुना अगर कह सकते हैं, तो मतलब 1.5 गुने उसका इजाफा है इसमें। तो उसके चलते बाजार टूटा नहीं है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। कमोडिटी बाजार, अन्य बाजारों की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बाजार में कीमती धातु की जो मांग है वो सेफ हेवन जो टैक्स जो सेफ हेवन डिमांड जो है बेसिकली उसको लेके हमने कहा था कि एक्सपर्ट्स इस मत के हैं कि भाव बढ़ सकता है। हम भी यही मत के हैं कि फेस्टिवल डिमांड जो बढ़ेगी उसमें भी भाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन उसके बीच जो वैश्विक अनिश्चितता है तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन वो प्राइस को स्टेबल करके रखा है। तो गोल्ड के प्राइसेस एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जबकि चांदी में थोड़ी औद्योगिक मांग जो बढ़ी है उसकी वजह से चांदी में थोड़ा स्पाइक देखने को मिला।
गैर कीमती और जो बेस मेटल्स या जो आधार धातु जिसको बोलते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वैश्विक व्यापार की चिंताओं के कारण और एल्यूमीनियम जैसी आधार धातु जो होती है, उस पर दबाव रहा है। मतलब ये बात हम परसों भी कह चुके हैं कि एशियाई बाजार में अगर मांग बढ़ेगी, चाइना का जिस तरीके का डेटा आया था उसके बाद, तो ये मांग बरकरार रहेगी, इसमें कुछ बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसलिए बीएसई मेटल सूचांक हाल के सत्रों में ऑलमोस्ट 2% के आसपास 1.82% गिरा है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेटा ये सब, तो आपको लग रहा होगा कैसे आता होगा। मैं खुद मेरी वेबसाइट चलाता हूँ dateline-gujarat-news.com, उसके ऊपर हम न्यूज लेटर्स करते हैं सोमवार से गुरुवार, जैसे यहाँ पे सोमवार से गुरुवार ये शो करते हैं। तो ये न्यूज लेटर्स में इकोनॉमिक इवेंट्स जो होती है दूसरे दिन की वो होती है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल कारण के वजह से हम इस वीक ये नहीं कर पा रहे, इस वीक थोड़ा हम जाने दे रहे, अगले वीक से हमारा फिर से रेगुलर हो जाएगा सब कुछ। तो इसके चलते आपको ये जो डेटा या जो भी देखना है, इकोनॉमी के कौन से एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, आरबीआई का रेपो रेट आ रहा है, जापान का डेटा आ रहा है, चाइना का डेटा आ रहा है, कहीं पे जॉब का डेटा आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक इवेंट्स कैलेंडर जो होता है हमारा दूसरे दिन का, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो तब आपको जब आप उसको स्टडी करेंगे और मैच करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं ये बात सही है, क्यों ये तालमेल बैठा है, या क्यों ये भाव नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डिमांड क्यों कम है या सप्लाई ज्यादा है, जो भी। ऊर्जा और बिजली के आई मीन कमोडिटी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो अमेरिकी कच्चे तेल में भंडार में वृद्धि के कुछ आसार नजर आए। इसके बाद जिस तरीके से ओपेक प्लस ने भी मतलब एक प्रोडक्शन को बढ़ा के लेने की बात की थी, क्योंकि रशिया से अब ऑयल आप खरीद नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तेल के भावों को स्थिरता की तरफ ले जा रहा है। तेल के भाव प्रति बैरल 66 से $68 प्रति बैरल रहने की संभावना है, ऐसा सब एक्सपर्ट्स मानते हैं, और ये इस दिशा में जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखने जाए तो इसमें भी मतलब कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। और बीएसई का जो एनर्जी सूचकांक है वो भी 0.39% गिरा है इसके चलते। तो उसमें भी मतलब इस क्षेत्र में एक तरह सतर्कता की भावना बनी रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कृषि कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो कृषि कमोडिटीज में सीमित डेटा उपलब्ध था, लेकिन कृषि कमोडिटी संभवत रेंज बाउंड रहने की संभावना है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण मूल्य गति अभी तक दर्ज नहीं हुई, मतलब बहुत भाव बढ़ गया, बहुत कम हो गया, ऐसा कोई मोमेंटम अभी देखने को मिला नहीं। मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें, मतलब रूपी मार्केट, डॉलर वगैरह की, तो भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज स्थिर रहा है। और ये हुआ है क्योंकि बाजार में जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, वैश्विक बाजार जिस तरीके से स्टेबल हुए हैं, उसके जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए, तो इसके चलते करेंसी मार्केट भी स्टेबिलिटी की तरफ है। करेंसी में जो वॉलिटिलिटी होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड वो भी नहीं दिख रही, तो करेंसी फ्लैटली ट्रेड कर रही है, उसको आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये फ्लैट ट्रेडिंग में भी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अपनी नजर बनाए रखे, उनको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है रुपये को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि जो नई रेंज आई है वो 87.5 से लेके 87.8 तक की है। तो 88 कब जाएगा ये पता नहीं, लेकिन इसके चलते आरबीआई इसके ऊपर नजर बनाए बैठा है और वो उसको कंट्रोल करने में व्यस्त है, उसके मतलब हस्तक्षेप है। और बाकी की जो अगर बात करें तो अमेरिकी डॉलर भी वैश्विक संकेत कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से करेंसी वॉलेटिलिटी कहीं नहीं दिख रही है, अमेरिकी डॉलर भी स्टेबल है, तो इसकी वजह से रुपया स्टेबल रहा। मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो यील्ड जो है वो स्थिर रही है, अमेरिका में भी स्थिर रही है, यहाँ पे भी स्थिर रही है। 8 वर्षीय निचले स्तर की जो यील्ड है वो स्थिर रही है। तो कल जो डेटा आया वहां पे अमेरिका में, उसके चलते ये स्थिरता मनी मार्केट्स में देखने को मिली है। फंड मार्केट में एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो DIIs ने जिस तरीके से आज जो पूरा खेला है, उसकी वजह से फंड मार्केट भी कहीं ना कहीं स्टेबल दिख रहा है। तो म्यूचुअल फंड में प्रवाह मजबूत रहा है, जिसमें यूनियन म्यूचुअल फंड ने 1 सितंबर 2025 को यूनाइटेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी एंड ऑल कैप की शुरुआत की घोषणा की है, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को निवेशकों को निरंतर रुचि रहेगी ऐसा दर्शाता है। तभी आप फंड लॉन्च करेंगे ना, वरना आप नया फंड लेके नहीं आएंगे अगर रुचि नहीं है। तो खास करके मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें खेलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो भारत में ट्रेजरी यील्ड जो है वैश्विक रुझानों का जो पालन करती है, उसके मुताबिक, जिसमें 10 वर्षीय बेंचमार्क यील्ड जो है, 10 वर्षीय अमेरिकी बेंचमार्क यील्ड भी जो है वो 4.5% के आसपास ट्रैक पर है।
ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। यहाँ पे ये यील्ड हमने देखा कल की 6.3 से लेके 6.4 तक की जो बात थी, अब वो 6.4 से 6.5 तक की बात आ रही है। तो यील्ड में भी एक तरीके का स्टेबिलिटी का माहौल है और अच्छे संकेत आ रहे हैं बॉन्ड मार्केट से भी। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो भारत में खास करके क्रिप्टो मार्केट की जो नियमनकारी की जो जरूरत है वो नहीं होने की वजह से यहाँ पे डेटा सीमित है और उपलब्ध नहीं भी होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेंड होता है जिसमें बिटकॉइन है, इथीरियम है, इसके जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात आ रही है। तो इसके चलते ये जो भाव रहेंगे उसी का इम्पैक्ट यहाँ की मतलब जो डिमांड होगी क्रिप्टो करेंसी की उसमें भी दिखेगा। प्रदर्शन के मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो मतलब कमोडिटी बाजार के प्रदर्शन की, कमोडिटी या फंड मार्केट, मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट के अलावा के जितने भी मार्केट्स उनकी अगर हम बात करें तो अमेरिकी टैरिफ नीतियां जो है वो सहित विश्व व्यापार में जिस तरीके का तनाव है उसके चलते धातु और ऊर्जा के क्षेत्रों में रेंज बाउंड रहने की संभावना है और थोड़ा दबाव रहेगा। तो सतर्क रहे, जो भी मतलब सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसी बात है इसमें। सुरक्षित सेफ हेवंस की जो मांग है सोने को लेके उसमें कहीं ना कहीं कीमती धातुओं को समर्थन मिल रहा है और फेस्टिवल की डिमांड जो आएगी मैं मानता हूं कि उसमें भी प्रेशियस मेटल्स को एक तरीके का समर्थन मिलेगा। और घरेलू संस्थागत जो खरीदारी है फंड मार्केट में उसने मजबूत किया है फंड मार्केट को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और मुद्रा और बॉन्ड बाजार भी स्थिर रहेंगे, मतलब करेंसी एंड बॉन्ड मार्केट भी स्थिर रहने की संभावना है। और जो डेटा आएगा, जो मतलब मॉनिटरी डेटा आएगा जिसको मुद्रा स्फीति डेटा कहते हैं, वो आएगा, उसके ऊपर उसका पूरा रुझान रहेगा कि कैसा डेटा आता है उसके मुताबिक ये ट्रेंड करेगा। दूसरे अन्य समाचारों की बात करें जो इम्पैक्ट किया है मार्केट को पिछले 24 घंटे में, इन समाचारों की बात करें तो कॉर्पोरेट आई जो है तिमाही की, उसमें खास करके होनासा कंज्यूमर्स है, ऑर्किड फार्मा है, सुजलॉन एनर्जी है, नेटको फार्मा, एमआरएफ, उनके जो परिणाम है उसकी इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिली है। होनासा कंज्यूमर्स, ऑर्किड फार्मा और ऑर्किड फार्मा मतलब उसका नफा गिरा है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी का नफा बढ़ा है, होनासा कंज्यूमर में भी नफा थोड़ा बढ़ा है, नेटको फार्मा में गिरा है और एमआरएफ में भी मतलब गिरा है। तो इनका इम्पैक्ट भी बाजार में कहीं ना कहीं देखने को मिला। क्षेत्रीय विकास की अगर हम बात करें तो सीमेंट क्षेत्र में सिस्टमैटिक रिसर्च ने कहा है कि 7 से 8% की वॉल्यूम वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है आने वाले 6 महीने। H2 FY26, H2 FY26 माने हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, मतलब उसको H2 FY26 कहते हैं। तो 6 महीने में ये वॉल्यूम बढ़ सकता है क्योंकि बुनियादी ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मांग है उसके चलते जिस तरीके के रोड रास्ते बनाने हैं सरकार को, और जो रास्ते बिगड़ जाते हैं बारिश में तो वो भी नए बनाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से ये डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है सीमेंट सेक्टर में। तो सीमेंट के शेयरों पे ध्यान दीजिएगा, सीमेंट कंपनी के शेयरों पे ऊपर ध्यान दीजिएगा, सीमेंट के शेयर नहीं, सीमेंट कंपनियों के शेयर। बुनियादी ढांचा जिस तरीके से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आईपीओ आया, मजबूत लाभ उसमें सब वृद्धि हुई, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है। रेल क्षेत्र में सीजी पावर ने अमेरिकी रेल बाजार में लक्षित करने के लिए फ्लैंडर्स के साथ साझेदारी की है, जिसने कैपिटल गुड्स में एक तरीके की भावनाओं को बढ़ावा दिया है। तो ये सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं आज मार्केट में काम कर गया है। आर्थिक और व्यापार समाचारों की अगर जो हम बात करें जो इम्पैक्ट कर रहा है भारत में, तो होने वाली मतलब 15 अगस्त को जो अमेरिका और रूस के बीच होने वाली जो वार्ता है, अमेरिका और टैरिफ की नीतियों की अपेक्षा बाजार में की भावनाओं को मतलब प्रभावित करेगा। उसमें से क्या अपेक्षित परिणाम निकलते हैं उसके ऊपर पूरी बाजार का जो रुझान होगा उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। भारत का रिटेल मुद्रास्फीति डेटा जो है वो 8 वर्ष से निचले स्तर पर होने की उम्मीद से निवेशकों के लिए ये भी एक केंद्र बिंदु है कि वो डेटा क्या आता है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमको मार्केट, सभी मार्केट, स्टॉक मार्केट, सभी मार्केट्स में देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में अगर आईपीओ की हम बात करें तो आने वाले दिनों में फिलहाल कोई आईपीओ नहीं है, अगले वीक में जो होगा वो हम तब बोलेंगे। लेकिन सावलिया फूड प्रोडक्ट्स जो है उसका 114-120 के बीच 11 अगस्त को बंद हुआ। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ओएफएस 139 से 147 के बीच 11 अगस्त को बंद हुआ। ऑल टाइम प्लास्टिक्स जो है उसका 260 से 275 के बीच ऑलमोस्ट 2025 को बंद हुआ, 11 अगस्त 2025 को। मेडिस्टेप हेल्थ केयर 100 मेडिस्टेप हेल्थ केयर 43 रुपीज पे 12 अगस्त को बंद हुआ उसका आईपीओ।
और ANB मेटल कास्ट जो है उसका 148 से लेके 156 रुपए के आसपास 12 अगस्त को ये भी बंद रहा। और स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब की अगर हम बात करें तो 135 से 142 रुपए पे बंद हुआ है 12 अगस्त को। और कॉम्प्लेक्स सिनेमास का जो आईपीओ 168 से 177 के बीच 11 अगस्त को बंद हुआ है। तो आईपीओ में फिलहाल ये डेटा उपलब्ध है। बाकी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो BSE और NSE की वेबसाइट पे आप जा सकते हो और वहां से डेटा ले सकते हैं। 14 अगस्त का जो आउटलुक है, मतलब कल की बात है, कल शेयर बाजार में आखिरी ट्रेडिंग डे होगा, क्योंकि फिर 15, 16 और 17 की छुट्टियां हैं। 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है, 16 तारीख को जन्माष्टमी है, लेकिन 16 और 17 को वैसे भी बाजार बंद रहता है। शनिवार, इतवार होता है, रविवार होता है। लेकिन कल जो है लास्ट डे होगा, शुक्रवार को बाजार बंद रहेगा। इंडिपेंडेंस डे की जो नेशनल हॉलीडे होता है उसके चलते बाजार बंद रहेगा। तो कल आखिरी दिन है और इसमें बाजार फ्लैट रहने के फिलहाल आसार दिख रहे हैं, जो कि वैश्विक रैली को फॉलो करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन जो स्तर दिया जा रहा है, जो की बेस इंडाइसिस जो है निफ्टी और सेंसेक्स, उसके लिए तो निफ्टी को मतलब 24,300 पे समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, जो 24,400 तक जा सकता है। और 24,700 पर एक तरीके से उसमें प्रतिरोध देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सेंसेक्स के लिए जो समर्थन है वो 80,000 के पार है, जिसमें 80,500 से लेके 81,200 तक उसका प्रतिरोध हो सकता है। और 24,700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है सेंसेक्स, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। और अगर 24,300 के नीचे गिरावट आती है तो बिकवा लीग पे एक तरीके का दबाव आमंत्रित कर सकता है निफ्टी। तो ऐसी बात यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। फोकस में अगर हम देखने जाए तो क्या रहेगा, तो जो अमेरिका और रूस की जो वार्ता है, घरेलू मुद्रास्फीति डेटा, मतलब मॉनिटरी डेटा जो होता है, WPI, CPI वगैरह का, FII और DII के प्रवाह की निगरानी कि वो क्या करेंगे। जो हमने आपको बताया कि FII ने कितना बेचा अब तक, DII ने कितना खरीदा, तो ये इम्पैक्ट करेगा। और IT और फार्मा जैसे रक्षात्मक जो क्षेत्र है उसमें रुचि कैसे आकर्षित कर सकते हैं निवेशक, ये भी एक देखना रहेगा आपको। कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो कीमती धातु रेंज बाउंड रहने की संभावना है। जो मैंने कहा, थोड़ा बहुत स्पाइक आ सकता है, जो कि फेस्टिवल बेस्ड जो डिमांड रहेगी उसको लेके होगा। आधार धातु और ऊर्जा, उसमें अगर हम देखने जाए तो वैश्विक व्यापार की चिंताओं के कारण दबाव जो है वो जारी रहेगा, उसमें उम्मीद है। लेकिन तेल की कीमतों में स्थिरता कुछ राहत दे सकती है और इसकी वजह से रुपया भी कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ आपको नजर आएगा। कृषि कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहने की उम्मीद है इसमें, जिसमें कोई बड़ा मतलब प्रेरक अपेक्षित नहीं है। और भारतीय मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें, मतलब करेंसी मार्केट, तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर रहने की उम्मीद है, जो RBI हस्तक्षेपों और वैश्विक जो फॉरेक्स बाजार को भी समर्थित करता है। तो जैसे मैंने बात कही कि तेल का भाव अगर स्थिर रहता है तो डॉलर भी स्थिर रहेगा, और वैश्विक जो मुद्रा बाजार है उसमें भी एक तरीके के आसार इससे की वजह से वो वोलेटिलिटी करेंसी में कम होती है। क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें भारत में, तो हम बात कर रहे हैं कि नियामक जो अनिश्चितता है उसको लेके थोड़ा अस्थिर रहने की संभावना भारत में तो दिख रही है, कि लोग इतना, जब तक नियम स्पष्ट नहीं होंगे तब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस है। लेकिन जो वैश्विक रुझान है उसके चलते क्रिप्टो में थोड़ी बहुत मतलब एक डिमांड आ सकती है, उसमें उसकी वजह से उसके भाव में थोड़ा स्पाइक आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, 13 अगस्त 2025 को अगर हम भारतीय शेयर बाजार की रिकवरी की बात करें तो वैश्विक आशावाद था। DII ने जिस तरीके से समर्थन किया, FII की बिकरावली के सामने जो खरीदना उन्होंने शुरू किया, हालांकि FII की जो बिकरावली है वो भू राजनैतिक चिंताओं के कारण एक तरीके की सतर्कता भी बनी रहेगी, ऐसी संभावना भी दिख रही है, वो बनी रही है आज के दिन में। और निवेशकों के प्रमुख स्तर और आगामी आर्थिक डेटा पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके चलते आगे से जो बात आएगी वो शायद उसमें आपको इन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और बुनियादी ढांचा के जो शेयर्स है या जो रक्षात्मक जो सेक्टर्स है, बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंस, इन सब शेयरों में एक तरीके से अवसर कुछ निवेशक जो है वो तलाशते रहे। तो मुझे लगता है बस यही था आज का लेखा जोखा शेयर बाजार का कल का वृतांत। तो मुझे हिमांशु भायानी को इजाजत दीजिए, आपका दिन शुभ रहे। आने वाले जो मतलब कल हम बिल्कुल मिलेंगे, कल मेरा भी आखिरी एक टेलीकास्ट होगा ये वीक का जो होता है मंडे से थर्सडे उसमें। और
आने वाले दिनों में आपको स्वतंत्रता दिवस की, भारत के स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी के त्योहारों की शुभकामनाएं। और आपका वीकेंड भी अच्छा रहे, आप घूमे फिरे, बहुत सारा ओटीटी पे नया कंटेंट भी आने वाला है, वो भी देखें और बिल्कुल मजे से रहे, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मुझे इजाजत दीजिए। मयूर जानी पर ऐसे प्रोग्राम्स देखते रहिए हिंदी भाषा में, और गुजराती भाषा में द गुजरात रिपोर्ट पर यही वृत्तांत मैं देता हूं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया एंड शुभ रात्रि।